ठीक है सर। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रेस्टाइल क्लासेस पे, जहां आज हम लोग करने वाले एनसीटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्यों देखना चाहिए, तो उसका 2-3 रीजन है। एक तो आपके एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में बात किया जाए तो दो चीज बहुत मायने रखता है, एक सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है आपका। जो प्रीवियस ईयर जो होता है, पीवाईक्यू आपका जो होता है, उसको देखने से हमें 2-3 चीजों का बेनिफिट्स होता है। एक तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो कैसा है, जो क्वेश्चन का नेचर है वो कैसा है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि जो आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस के किस डायमेंशन से कितना क्वेश्चन का जो है रोल है। यानी ये पता चलता है कि कितने क्वेश्चन का आपके जो सिलेबस का जो पार्ट्स है, ठीक है, कितने क्वेश्चन का किस चैप्टर से रोल है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन का नेचर भी पता चलता है और इसके बाद इसका रोल जो होता है वो पता चलता है यहाँ पे। और ये आज हम लोग जो पेपर डिस्कशन करने वाले वो एनसीटी यहाँ पे 2025 का करने वाले हैं, जिसमें आपको शिफ्ट 2 का पेपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते अपने आगे। उससे पहले आप सभी लोग हमारे यहाँ पे 2026 के एनसीटी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बैचेस अवेलेबल किए गए हैं, अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, जिसमें आप लोग हमारे ऑफिशियल एप्स पे विजिट करके कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट, टेस्ट सीरीज और यहाँ पे गाइडेंस भी मिलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7309733765 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का जो है नेचर देखते हैं कि क्या है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितना पूछता है, 28 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको करना कितना होता है, 28 क्वेश्चन करना होता है, जिसमें आपको टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं, तो 100 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 4 नंबर, वही आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर क्या होता है, माइनस मार्किंग में। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, टोटल पूछता है कितना है, तो 28 क्वेश्चन। वही पे अगर आपको करना कितना होता है, कंपल्सरी में बात किया जाए तो 25, ठीक है। अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका किसमें चला जाता है, माइनस मार्किंग में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज द, ठीक है, बिगेस्ट हड़प्पन सिटी। क्या बोलता है, हड़प्पा सिटी, यानी बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा जो हड़प्पा सिटी है उसकी बात कर रहा है कि, यानी पूछ रहा है यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा कौन सा स्थल जो है, क्या है सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता कालीन नगर कौन सा है। यानी यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, हड़प्पा कालीन नगर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा कालीन जो सबसे बड़ा नगर है वो सबसे पहले इस कौन था, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा नगर अगर मोहनजोदड़ो था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हम लोग का जो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ा क्या है, राखीगढ़ी जो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का नगर है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर अगर बात किया जाए तो राखीगढ़ी। लेकिन उससे पहले कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हड़प्पा दिया है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इसके बाद राखीगढ़ी। यहाँ पे जब 4 ऑप्शन दिया तो अगर बात किया जाए चारों ऑप्शन में, यहाँ पे जो हड़प्पा है, ठीक है, यहाँ पे एक हड़प्पा दिया। तो हड़प्पा की जो सबसे पहले खोज किसने की थी, हड़प्पा की अगर बात किया जाए सबसे पहले खोज किसने की थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। वही बात किया जाए कि हड़प्पा जो था, ठीक है, ये अगर हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है, तो ये पहला खोजा गया क्या था, खोजा गया क्या था, प्रथम नगर था। जो हड़प्पा था खोजा गया प्रथम क्या था, नगर था, ठीक। अब वहीं पे दूसरा हमें ऑप्शन जो दिया है, वो दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया है, हमें मोहनजोदड़ो दिया है। यानी मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो दूसरा थे इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। अब इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। और दूसरा मोहनजोदड़ो की कुछ ऐसी विशेषताएं, जैसे कि ये क्या था, मोहनजोदड़ो जो नगर कह सकते हैं, जो नगर यहाँ पे था, मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 2 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था, ठीक। अब वही पे बात करते हैं कि यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यानी हमारा जो सबसे बड़ा अगर प्रेजेंट टाइम पे स्थल की बात किया जाए तो वो कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। किसके साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, कि लेखक कौन है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑथर जो है, ठीक, लेखक जो है, ठीक है, राइटर यहाँ पे वो कौन, यहाँ पे पूछ रहा है कि माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जो माई आर्कोलॉजिकल यानी कि जो खोज है, ठीक है, किसके साथ है, मिशन, जो मिशन है, ठीक है, किसके साथ है, तो टू इंडिया एंड पाकिस्तान, टू इंडिया एंड पाकिस्तान किसके साथ। तो यहाँ पे जो है इसका जो ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। और इसका ऑप्शन जो होगा माई आर्कोलॉजिकल मिशन इंडिया, मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम। अब इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसके जनक बोल सकते हैं, यानी जो इसके फादर है ये है। दूसरा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1861 में क्या किए थे, इनकी स्थापना की मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक है। और वहीं पे बात किया जाए जॉन मार्शल जो थे, ठीक है, ये क्या किए थे, तो ये भी हड़प्पा जो स्थान मतलब कि खोजा गया था, ठीक है, उसको मतलब कि इन्होंने क्या किया था कि पुरातात्विक सर्वेक्षण में इन्होंने क्या दिया था, योगदान दिया था। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अवधि, यहाँ पे जो हमें दिया है कुछ टाइम दे दिया, टर्म दिया है, ठीक है, उसके बाद इसके दे रहा है कि इसका क्या कीजिए आप विवरण जो है दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो ग्रहपति यानी कि जो यहाँ पे ग्रहपति हो जाएगा, ठीक है, तो यानी उसका मतलब क्या होता है। एक हमें 4 स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म दे दिए गए जिसके बारे में पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी हमें टर्म दे दिया गया, दूसरा पूछ रहा है कि इसका जो अर्थ क्या होता है, ठीक है, यानी इसका क्या मीनिंग क्या होता है। एक टर्म दे दिया है, टर्मिनोलॉजी जो होता है, ठीक है, उसका मीनिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रहपति दिया है हम लोग को, तो यह कह सकते हैं कि जो घर का मुखिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहपति। अब इसके बाद आदिमई दिया है, आदिमई, ठीक है, आदिमई जो दिया है उसका मतलब होता है हलवाई, इसका मतलब क्या होता है, हलवाई, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया है उजावर, उजावर का मतलब होता है गुलाम, उजावर का मतलब क्या होता है, गुलाम। और इसका सामंत जो किससे संबंधित हो, जो जमीन से संबंधित हो, जो जमीन के संसाधनों से अपना क्या करता है, गुजारा करता है। तो यानी इसका पहला का हमारा क्या हो जाएगा, चौथा, दूसरा का दूसरा हो जाएगा, और तीसरा का हमारे यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। जो सामंत है वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पहला। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो गृहपति का मतलब क्या होगा, घर का मुखिया, और घर के संसाधनों का मालिक वही होता है। कौन होता है, जो क्या कहलाता है, गृहपति कहलाता है। दूसरा हमें दिया है कि आदिमाई, आदिमाई का मतलब क्या होता है, हलवाई। और तीसरा हमें दिया है कि उजावर का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। वही सामंत जो होता है स्थानीय संसाधनों और जमीन से अपना गुजारा करते थे, स्थानीय संसाधनों और जमीन से क्या करते थे, अपना गुजारा करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सामंत बोलते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर चला जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो ए का चौथा, ठीक है, बी का दूसरा, और सी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, और डी का क्या हो जाएगा, पहला। यानी इस ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो होगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, ठीक है, लैंड्स इन द अर्ली कंट्रीज ऑफ द कॉमन एरा, यानी सामान्य युग के प्रारंभिक शताब्दी में भूमि अनुदानों किसके बारे में बात कर रहा है, यानी यहाँ पे जो भूमि अनुदानों के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। यानी कि जो भूमि अनुदान, यानी जैसे भूमि का एक होता है कि जैसे दान कर देना शब्द होता है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अनुदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है, ठीक है, सही कथन। यानी हमें राइट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, राइट है, यानी भूमि अनुदान के बारे में। तो सबसे पहले शिलालेखों में कोई भूमि अनुदान दर्ज नहीं थे, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं वर्ड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता, पहला वाला, कि जो शिलालेखों में कोई भूमि अनुदान दर्ज नहीं थे, तो हम कह सकते हैं ये नहीं वर्ड नहीं होता तो ये स्टेटमेंट पहला वाला क्या हो जाता, सही होता, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं वर्ड जो होता है इसी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं पे दूसरा पूछा, इनमें से अधिकांश तांबे की पट्टियों पर थे, हम कह सकते हैं हाँ, इनमें से अधिकांश किस पे थे, तांबे की पट्टियों पे थे। और दूसरा पूछा, अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे, नहीं, अधिकांश शिलालेख क्या थे, प्राकृतिक में नहीं थे। कुछ शिलालेख पत्थर पे बने थे, हाँ ये ठीक है। यानी यहाँ पे जो पूछा था शिलालेख में कोई भूमि अनुदान दर्ज नहीं थे, तो शिलालेख में भूमि अनुदान क्या थे, दर्ज थे। और यहाँ पे कुछ शिलालेख पत्थर पे बने थे, तो शिलालेख पत्थर पे ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो बी और डी के साथ यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, बी और डी ऑप्शन के साथ। अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, महाभारत की वह पात्रा कौन कौन है, ठीक है, यानी कि हमें दे दिया एक कैरेक्टर, ठीक है, कहाँ की, कैरेक्टर ऑफ द महाभारत, कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि वो महाभारत की कौन सी पात्रा थी, ठीक है, कैरेक्टर यहाँ पे दिया, कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। तो यहाँ पे महाभारत का जो कैरेक्टर पूछ रहा है वो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, जो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो था उसकी क्या है, पत्नी, और इसके बाद जो कुंती है उसकी क्या है यहाँ पे, भाभी। और इसके बाद हमें पूछ रहा है कि जो दुर्योधन है, ठीक है, उसकी क्या है, माता है। यानी ये तीनों जो कह रहा है कि जो धृतराष्ट्र है, ठीक है, इसकी क्या है यहाँ पे, पत्नी होनी चाहिए, वाइफ, और इसके बाद यहाँ पे जो है इसकी भाभी होनी चाहिए, और इसके बाद जो दुर्योधन है उसकी क्या होनी चाहिए,
माता होनी चाहिए। दुर्योधन की क्या होनी चाहिए यहाँ पे? माता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए कि जो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे जो दुर्योधन है, ठीक है, इसकी क्या होनी चाहिए थी? माता होनी चाहिए थी। यानी हमसे पूछ रहा है कि जो धृतराष्ट्र की क्या होनी चाहिए? पत्नी हो, और इसके बाद कुंती की क्या हो? भाभी, और दुर्योधन की क्या हो? माता हो। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी जो जाएगा कि गंधारी क्या थी? कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वहीं पे जो कुंती थी उसकी क्या थी? भाभी थी, और दुर्योधन की क्या थी? माता थी। कौन? गंधारी। अब बात करते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, महाभारत की मूल कथा संभवतः किसके द्वारा रची गई थी? यानी पूछ रहा है कि द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द महाभारत वाज, ठीक है, यहाँ पे कंपोज्ड जो थे, ठीक है, कंपोजिट बाय पूछ रहा है कि महाभारत की जो रियल ओरिजिनल स्टोरी थी, ठीक है, महाभारत की जो मूल्य कथा थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सूत यहाँ पे है, ठीक है, उनके द्वारा महाभारत की असली मतलब कि मूल्य कथा लिखी गई। फिर इसके बाद कौन लिखा? तो ब्राह्मण लिखे। कौन लिखे? ब्राह्मण। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 7 नंबर पूछ रहा है कि पुराणों के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कथन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पुराण है, ठीक है, वहां पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पुराण। किसके बारे में? तो पुराण के बारे में, अबाउट द पुराण। यहाँ पे जो इसके बारे में पूछ रहा है कि पुराणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है, ठीक है, इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें जो दिया है, पुराण लोगों के आपसी संवाद और परंपराओं के माध्यम से विकसित हुआ। हाँ, ये सही है। ठीक है, अब दूसरा हमसे जो पूछ रहा है, दूसरा हमें स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, पुराण क्षत्रियों द्वारा संकलित किए गए थे। यहाँ पे क्षत्रिय ना होकर क्या होना चाहिए? ब्राह्मण। क्या हो जाना चाहिए? ब्राह्मण। यानी ऑप्शन हमारा जो दूसरा है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया है कि यहाँ पे जो दिया है कि पुराण सभी के लिए जिसमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे उच्च स्वर में पढ़े जाने हेतु। यानी ये पुराण जो होता था वो सभी लोग सुन सकते थे, और ये क्या होते थे? उच्च स्वर में पढ़े जाते थे। ठीक, और चौथा यहाँ पे दे रहे हैं कि पुराण देवी देवताओं की कथाएं शामिल है पुराण में, तो हम कह सकते हैं हाँ। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी दूसरा जो है वो क्या है? गलत है। यानी यहाँ पे एक छोटे-छोटे लाइनों का भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा महत्व एग्ज़ाम में होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय दिया है, अगर हमें अपनी लाइन को अगर सही से ना पढ़े, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? तो यानी हमें बेसिक का भी ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए एकदम। अब पूछ रहा है एलियट मार्बल्स, ये किसके बारे में पूछ रहा है? एलियट मार्बल्स किस स्थान से प्राप्त मूर्ति कला पट्ट है? क्या पूछ रहा है? जो कि मतलब मूर्तिकला क्या है? पट्ट है। तो ये नहीं, जो एलियट मार्बल्स है, ठीक है, वो किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एलियट मार्बल्स जो है, ठीक है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अमरावती है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब ये जो पट्ट यहाँ पे दिया है यहाँ पे, ये स्तूप का पट्ट है। क्या है? जो अमरावती में हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मूर्तिकला जो है, मूर्तिकला पट्ट है। ठीक है, तो यानी एक ये कह सकते हैं कि स्तूप का क्या था? मतलब स्तूप नहीं, मूर्तिकला पट्ट है यहाँ पे। तो ये जो ये यहाँ का हो गया, और जो तोपर है ये किससे संबंधित था? तो स्तूप का एक भाग होता है। स्तूप का क्या होता है? एक स्तूप जो होता है उसका क्या होता है? स्तूप का एक भाग होता है। अब बात करते हैं, हमें तीसरा ऑप्शन जो दिया वो दिया है सारनाथ। सारनाथ से हमें सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अगर कहीं पे दिया था तो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। और जो तो अशोक स्तंभ लिए गए हैं, अशोक स्तंभ वो कहाँ से मतलब लिए गए? तो सारनाथ से दिया गया। और सांची का स्तूप ये कहाँ पे? तो कह सकते हैं कि सांची का ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। अमरावती जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। वही जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, यानी हमारे चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो सांची कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। वही जो सारनाथ दिया गया था, सारनाथ ऑप्शन में, तो सारनाथ का कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अगर कहीं पे दिया था तो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। दूसरा में दे रहा है कि अशोक जो स्तंभ है क्या है? सारनाथ से हम लोग क्या लिए थे? जो हम लोग का जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ से है? तो सारनाथ से। वही तोपर जो शब्द है, तोपरा जो शब्द है वो किससे संबंधित होता है? तो स्तूप का एक भाग होता है जो तोपरा कहलाता है। ठीक है, वही अमरावती जो दिया है वो कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। और ये मूर्ति कला पट जो इसकी मतलब कि एलियट जो मार्बल्स किस स्थान से प्राप्त मूर्ति कला पट है? तो एलियट मार्बल्स जो प्राप्त मूर्ति कला का जो पट है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? तो अमरावती से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा? डी से। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे।
निम्न निम्न में से किस कृति का अनुवाद अल-बरूनी ने, ठीक है, अल-बरूनी ने संस्कृत में किया था? यानी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रांसलेटेड बाय अल-बरूनी इनटू संस्कृत, किसमें, यानी कि किसने किया था सबसे पहले, तो अल-बरूनी ने, किस भाषा में, तो संस्कृत में। तो यहाँ पे जो यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड की कृतियां जो है, ठीक है, जो यूक्लिड की कृतियां है उसका अनुवाद इन्होंने किस, अल-बरूनी ने किसमें किया था, तो संस्कृत में किया था, ठीक है। अब हमें दिया दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। क्या नाम है इसकी पुस्तक का नाम, इंडिका। अब वही दूसरा हमें दिया प्लेटो की कृतियां। प्लेटो जो है, प्लेटो से कुछ, ये राजनीतिक दर्शन का क्या कहलाता है, जनक। प्लेटो जो है वो क्या कहलाता है, तो राजनीतिक दर्शन जो है उसका क्या कहलाता है यहाँ पे, ये जनक। वही पूछा इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का, और इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था, रिहला। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, रिहला, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, ए के साथ, ठीक। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन भारतीय यात्रियों की पहचान कीजिए जिन्होंने यूरोप की यात्रा की और भारत की छवि सुधारने तो अपनी विवरण, ठीक है, अपनी विवरण कृतियां लिखी, यानी कि जो उन भारतीय यात्रियों की पहचान कीजिए जिन्होंने क्या की, किसकी यात्रा की, विदेश की, मतलब यूरोप की यात्रा की, यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, भारतीय यात्री, ठीक है, भारतीय यात्री की बात कर रहा है जो कहाँ पे गए, यूरोप, ठीक है, यूरोप की यात्रा की है और भारत की छवि, यानी इमेज ऑफ इंडिया, ठीक है, सुधारने के लिए, यानी इमेज जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का इमेज है उसको सुधारने के लिए अपनी विवरण कृतियां लिखी थी। यहाँ पे कह सकते हैं शेख जो था, ठीक है, शेख, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा जो बी चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि शेख इतेशामुद्दीन और मिर्जा अबू जो तालिब था उसने क्या किया कि विदेश की यात्रा की, भारत की इमेज सुधारने के लिए क्या प्रस्तुत किया, तो विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो 10 है, निम्न यात्रियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई आया तो वो कौन आया था, मार्को पोलो। सबसे पहले कौन आया था, मार्को पोलो। अब दूसरा जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया कि मोहम्मद वली वली बल्खी जो है, ठीक है, ये कब आया था, तो ये मार्को पोलो के बाद नहीं, मार्को पोलो के बाद डुआर्टे, ठीक है, बारबोसा जो था वो आया, ठीक है, तो यानी दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा जो हो जाएगा एंटोनियो जो आया था, इसके बाद ये आया था, और चौथा जो चला जाएगा वो किसके साथ है, मोहम्मद अली वर्दी, ठीक है, अली वली, मोहम्मद वली जो है, ठीक है, तो ये चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। सूफी परंपरा में मकतूबात का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि हमें पूछ रहा है कि मकतूबात जो है, ठीक है, मीन्स इन सूफी ट्रेडिशन, ठीक है, जो सूफी परंपरा में मकतूबात का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग पूछ रहा है यहाँ पे कि जो मकतूबात शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मकतूबात का मतलब होता है कि जो पत्रों का लिखित संग्रह, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इसका मतलब होता है, किसका, मकतूबात का मतलब होता है कि पत्रों का क्या होना चाहिए, लिखित संग्रह होता है। अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे हमें कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दे दिया है कि यहाँ पे संत दे दिया, तो संत यहाँ पे उनके कुछ पहले जो स्थान है उनका नाम दे दिया गया है, ठीक है, यानी संत है, संत मतलब किस स्थान से संबंधित है, ये कह सकते हैं कि जो संत दिया है, संतों का स्थान यहाँ पे हमें दिया है कि कौन सा संत किस स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो आपसे अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें दे दिया कि नम्मालार। अब ऐसे शब्द बार बार 2-3 वर्ड अगर रिपीट हो जाए तो वो कहाँ से संबंधित होते हैं, तो वो जनरली कहाँ से संबंधित होते हैं, तो वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, यानी कि हमारा ये तमिलनाडु जो है वो कहाँ पे, तीसरा स्टेटमेंट पहला का नम्मालार कहाँ से चला जाएगा, तो तमिलनाडु से। वही बात करते हैं, हमें दूसरा स्टेटमेंट जो दिया कि यहाँ पे बसवन्ना किससे संबंधित है, तो कर्नाटक से, यानी हमारा ये क्या चला जाएगा, चौथा। और यहाँ पे तुकाराम कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ पे तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित है, किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से। वही तुलसीदास कहाँ से संबंधित है, तो तुलसीदास जो संबंधित वो कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा यहाँ पे, तो पहला का यहाँ पे कौन सा है, तीसरा हो जाएगा, वही पे दूसरा का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, और जो सी का है वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी पे हमारे ऑप्शन पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा तो किसी में नहीं है, पहला का तीसरा इसमें पहला वाले में, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे।
जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 20वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर स्थल का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा किसके द्वारा, यानी कि जो किसका संरक्षण की बात कर रहा है, विजयनगर स्थल, विजयनगर स्थल जो है ठीक है उसका संरक्षण, ठीक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब किसके द्वारा, कौन सा मतलब ऐसा संग्रहालय था, ठीक है यानी जो म्यूजियम कह सकते हैं कि किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो हम मेरा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा आर्कोलॉजिकल एंड म्यूजियम, जो चला जाएगा कर्नाटक। आर्कोलॉजिकल जो म्यूजियम जाएगा वो किसके साथ जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो संग्रहालय था उसने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की क्या की, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका क्या किया, संरक्षण किया। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो पूछ रहा है चैनकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो चैनकेश्वर मंदिर वो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे बेलूर में। कहाँ पे स्थित है, बेलूर में। वहीं पे हम्पी जो है ये क्या था, विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, ये राजधानी थी। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है तंबाकू के प्रचार के बारे में कौन सा कथन क्या है, सत्य, यानी कि तंबाकू के जो प्रचार था, ठीक है प्रचार जो था उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि यह पौधा सबसे पहले दक्कन में आया, हम कह सकते हैं हाँ ये पौधा सबसे पहले कहाँ पे आया, दक्कन में। अब दूसरा ऑप्शन हमें पूछ रहा है कि आईने अकबरी, क्या दिया हमें, आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, इसको लिखा किसने था भाई, अब्दुल फजल ने। किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने। अब अकबरनामा जो है ठीक है, आईने अकबरी ये सब किसने लिखा था, तो कह सकते हैं अब्दुल फजल ने। अब यहाँ पे दिया ऑप्शन आईने अकबरी में उत्तर भारत की जो फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख है, नहीं, यानी कि जो भारत की भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख है, यानी आईने अकबरी की पुस्तक जो है उसमें पूछ रहा है कि तंबाकू, उसमें बहुत सारे फसलों, भारत की जो बहुत सारे फसलें हैं ठीक है उसका उल्लेख किया गया, तो उसमें पूछा कि तंबाकू का भी उल्लेख है, तुम कह सकते नहीं, तंबाकू का उल्लेख इसमें, तंबाकू का उल्लेख इसमें, हाँ इसका तंबाकू का उल्लेख इसमें नहीं है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन हमें दे रहा है, ठीक है अकबर और उसके सरदारों ने पहली बार 1604 में तंबाकू देखा, तुम कह सकते हैं हाँ 1604 में इसने क्या किया, तंबाकू देखा। अब ये भी पूछ रहा है जहांगीर ने कभी तंबाकू पीने पर प्रतिबंध, ये नहीं वाला वर्ड हो जाएगा, ठीक है नहीं लगाया, तुम कह सकते हैं लगाया था, तो इस वजह से जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये चौथा हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, सी, यानी ए और सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपने अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगले नंबर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि जो थोड़ा थोड़ा वर्ड होता है, यानी कि कुछ एक स्टेटमेंट हमें सही दे देता है, उसमें कुछ ऐसा ऐड कर देता है जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, लेकिन हमें कभी कदा लगता है कि वो सही होता है। जैसे कि इसमें क्या, जागीर ने कभी तंबाकू पीने पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो हम कह सकते हैं लगाया था, क्या किया था, लगाया था। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसमें पूछ रहा है जैसे कि अब ये हमें डेट दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें डेट भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये पहला ढक्कन हमें दे दिया कुछ कीवर्ड्स के रूप में कि ढक्कन में मतलब सबसे पहले तंबाकू आया। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे भूमि दे दिया और इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में पूछ रहा है कि विवरण जो है, डिस्क्रिप्शन जो है उसका उसके बारे में दे दिया। तो यहाँ पे जो पोलाश था, ठीक है पोलाश का मतलब क्या होता है कि जो, ठीक है यानी कि एनुअल जो मतलब कि हर साल में क्या करना चाहिए उसमें सिंचाई जो हो, ठीक है उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलाश बोलते हैं। यहाँ पे हमें परौती दिया है, परौती का मतलब क्या होता है, जो भूमि ठीक है कल्टिवेटेड फॉर अ टाइम दैट इज मैनी रिकवर इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो जिस भूमि को ठीक है हम लोग कुछ समय के लिए, ठीक है कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं उसको हम लोग, नहीं सॉरी, and left out of the cultivation for time that is many recover its strength, यानी कि कुछ उस भूमि को कुछ समय के लिए यानी छोड़ देते हैं रिकवर होने के लिए, ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे परौती। इसके बाद हमें दे दिया चार्चर, ठीक है चार्चर जो दिया है यहाँ पे, लैंड हैज बीन, ठीक है लेट फॉलो फॉर देयर ऑफ 4 ईयर, यानी किसने हम लोग कितने देयर, ठीक है 3 या 4 ईयर के लिए जो भूमि को क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे चार्चर। वही बंजर में हम लोग कितने साल तक भूमि को छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है कि 5 और मोर देन मोर ईयर्स, ठीक है यानी 5 या उससे अधिक साल के लिए हम लोग क्या करते हैं भूमि को छोड़ देते हैं, उस भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बंजर। यानी हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे पहला का पहला, दूसरा का कह सकते हैं दूसरा चला गया और तीसरा का क्या हो जाएगा तीसरा, और यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा चौथा। तो यानी इसमें ऑप्शन में कौन सा पहला का पहला यहाँ पे, यानी हमारा जो ये दूसरा नंबर ऑप्शन है वो क्या तीसरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त के बारे में
के बाद दशकों में जमींदारों द्वारा भुगतान में चूक क्यों हुई? यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट था, उसके बारे में पूछ रहा है कि जो लगान था, उसमें चूक क्यों हुई थी? यहाँ पे कह सकते हैं कि शुरुआती लगान की मांग क्या थी? बहुत अधिक थी, इस वजह से लोग लगान देने में क्या थे? असमर्थ थे। और हमें दूसरा दे रहा है कि वो 17-19 के दशक में कृषि उपज के दाम बहुत कम थे। कह सकते हैं हाँ, ये भी सही है। अब तीसरा पूछ रहा है हमें, तीसरा ये पूछ रहा है कि लगान परिवर्तनशील था, यानी हाँ, जब उन लोगों को लगता था कि नहीं लगान उपज अधिक हुआ है, नहीं हुआ, लोग से मतलब नहीं होता था। जब मन होता था वो लोग लगान को क्या करते थे? बढ़ा देते थे। और अगर मान लीजिए जाए कि आपदा-वापदा भी आता था तो राहत का प्रावधान नहीं होता था ज्यादातर, ठीक है? जैसे कि 3 बंदोबस्त हम लोग में थे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक क्या था? स्थायी। तो यहाँ पे और फसल के प्रकार पर निर्भर करता था, हम कह सकते हैं हाँ। अब चौथा हमें ऑप्शन दिया जमींदार की किराया वसूलने, यहाँ पे हाँ, जमींदार की किराया वसूलने की शक्ति सीमित थी क्योंकि उसकी सेना भंग कर दी गई थी और अदालत समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पे अदालत जैसा कोई टर्म नहीं था, अदालत जैसा, सेना जैसा कोई टर्म नहीं था, सिर्फ जमींदारों को अधिकार दिया गया था कि आपको क्या करेंगे? किसानों से लगान वसूल कर हमें देंगे। यानी ऑप्शन हमारा जो डी है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यानी कि ABC, ठीक है? तो यानी हमारा जो ABC यानी पहला जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त अच्छा लागू किसने किया था? तो कह सकते हैं कि 1793 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 ने किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। अब इसमें अगर मुख्य बात किया जाए, यहाँ पे मुख्य जो मतलब कि कह सकते हैं कि मुख्य इसमें कौन-कौन होते थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं पहला कंपनी, दूसरा कौन था? जमींदार, तीसरा कौन था? किसान। यानी इसमें 3 लोग थे, किसान, जमींदार और कंपनी, ठीक है? अब इसका किसान जो जमींदार था, ठीक है, उसको कंपनी क्या दी थी? राइट दी थी, किसका? इसको अधिकारी बना दी थी कि आप जाइए किसानों से लगान वसूल कर आप हमें दीजिए, ठीक है? अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 1862 तक ब्रिटेन में आयात होने वाले कपास में से कितने प्रतिशत भारत से आते थे? यानी कि जो हमें पूछ रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा है कॉटन, ठीक है, इंपोर्ट के बारे में। यानी किसके बारे में पूछ रहा है? तो परसेंटेज पूछ रहा है कि कॉटन जो इंपोर्ट होता था वो कितना परसेंट जो था भारत से होता था। यानी हम कह सकते हैं कि जो 90% कॉटन था वो क्या ज्यादातर किससे किससे इंपोर्ट होता था? तो इंडिया से होता था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ठार संतान के विद्रोह से संबंधित निम्न घटनाओं को, ठीक है, काल क्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए दे रहा है किसको? तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्न घटनाओं को, यहाँ पे जो सबसे पहले बात किया जाए, ठीक है, तो यानी हमें सबसे पहले दे रहा है कि अवध का अधिग्रहण, यानी कि अवध का जो विलय किया गया था, कब किया गया था? तो 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। वही बात किया जाए कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? तो 1858 में। अब बात करें लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। और इसके बाद जो चिन्हट की लड़ाई जो थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। यानी जो सबसे पहले की हमें जो प्रसिद्ध नेता रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की बात करा तो कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। वही जो बात करें कि जब अवध का जो विलय किया गया था, कब किया गया था? 1856 में। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? तो 1857। चिन्हट की लड़ाई कब हुई थी? तो 1857 में। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो कौन सा जाएगा? तो सबसे पहले जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? यानी हमारा डी जो हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये हो जाए गलत हो जाएगा। डी के बाद हमारा क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे डी के बाद जो होना चाहिए बी, सॉरी, डी के बाद हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो बी या सी, सॉरी, ए या सी होना चाहिए, ए या सी। यानी ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के बाद लखनऊ। हाँ, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ टाइम दे दिया गया कि जिससे आप क्या हो, याद हो आप लोगों को। अगला नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आजमनगर घोषणा पत्र जो था निम्नलिखित में से किस वर्ग को संबोधित नहीं किया गया था? तो ये जो आजमनगर था, यहाँ पे एक पत्र जो था वो 1857 में आया था। क्यों आया था? तो ये लोगों को एकजुट करने के लिए, किसके खिलाफ? यानी कह सकते हैं कि ये क्यों आया था? तो लोगों को क्या करने के लिए? एकजुट करने के लिए। किसके खिलाफ? तो कह सकते हैं जो किसके खिलाफ? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, यानी कंपनी का जो शासन था जिस जो लोगों को क्या कर रही थी? शोषण कर रही थी,
उसके खिलाफ ये 1857 का जो 1857 का जो घोषणा पत्र था वो था। इसमें किसको एग्जिट करने के लिए, तो वो जो शोषित वर्ग थे, किसको, जो क्या था, शोषित वर्ग के लोग थे, शोषित वर्ग के लोग थे उनको। तो इसमें से देखिए जो पंडित थे, धर्म को लेकर बात करें तो पंडित फकीर यहाँ पे जो थे, ठीक है, इन लोगों को भी किया जाएगा, यानी पंडित फकीर को भी किया जाएगा, क्योंकि क्या थे, धर्म को लेकर इन लोगों के साथ क्या था, होता था ना कि धर्म को, कि आपको, अगर आप लोग हमारे धर्म को अपनाते तो आपको ये व्यवस्थाएं, मतलब ये प्रदान किया जाएगा। वही बात किया जाए कि जमींदार और व्यापारी, जमींदार और व्यापारी, जमींदारों का भी तो शोषण हुआ था और व्यापारियों का भी तो शोषण हुआ था, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही है। और लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश और कंपनी, भाई यही तो शोषण कर रही थी, यही जो ब्रिटिश और कंपनी जो थी वही तो शोषण कर रही थी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चला जाएगा करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो वो सी हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी और कारीगर भी थे, उच्च पद को लेकर, यहाँ पे कह सकते हैं कि उच्च पद को लेकर भी तो इनका शोषण हो रहा था, तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया, तो यहाँ पे कह सकते हैं रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो था जोसेफ नोएल जो थे उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था, रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र जो था, ठीक है, जोसेफ नोएल ने बनाया था। ठीक है, अब अपना अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, इस वाक्य गांधी जी और भारत के जीवन में असहयोग एक युग का नाम बन गया, लेखक के जो लेखक है, ठीक है, यानी पूछ रहा है कि गांधी जी, यहाँ पे एक दो हमें दे दिया गांधी जी, ठीक है, प्लस क्या दे दिया, भारत। यहाँ पे जो गांधी जी और भारत, ठीक है, गांधी जी और भारत, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इन दोनों गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन, ये सिर्फ क्या बनकर रह गया, एक युग बनकर रह गया, यानी एक समय बनकर सिर्फ रह गया, यानी ये कथन किसने कहा था, यानी एक युग बन के रह गया। तो ये जो लुइस फिशर है उन्होंने कहा था कि जो भारत के युग, भारत गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था, भारत के युग में क्या बन के रह गया, एक सिर्फ एक क्या बन के रह गया, एक युग बनकर रह गया, क्या बनकर रह गया, एक युग बन के रह गया। तो ये किसने कहा था, तो लुइस फिशर ने, किसने कहा था, लुइस फिशर ने। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गांधी जी के अनुसार नमक का एकाधिकार, जो नमक का एकाधिकार 4 गुना अभिशाप तथा निम्न में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं था, यानी 4 गुना अभिशाप था, किसके लिए था, 4 गुना जो अभिशाप था वो कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए था। जो गांधी जी के अनुसार नमक पर जो नमक का एकाधिकार 4 गुना अभिशाप सिर्फ भारतीयों के लिए तो होगा, वरदान तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश सरकार के लिए होगी। तो यहाँ पे हमें दिया कि यह लोगों से महत्वपूर्ण और सरल ग्रामीण उद्योग छिनता था। हाँ, भाई नमक पे इनका क्या हो, एकाधिकार हासिल कर लिए तो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार से क्या वंचित तो करेंगे ही, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब हमसे दूसरा पूछ रहा है कि यह प्राकृतिक द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पादित संपत्ति के अत्यधिक विनाश से जुड़ा है। जब अगर बात करें पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो वो अपने मन से क्या करेगा, उसका दोहन तो करेगा ही, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यानी जो संसाधन एक व्यक्ति के हाथ में जब गया है तो वो अपने मन से क्या करेगा, उसका दोहन करेगा, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा पूछा, इसमें ब्रिटिशों द्वारा भूखमरी झेल रहे लोगों से 1000% से अधिक कर वसूलना शामिल था। हाँ, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे चौथा जो पूछ रहा है कि हमसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा, यानी कि जो चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट यानी निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यानी हमसे पूछा, चौथा पूछ रहा है, ब्रिटिश शासकों का नमक एकाधिकार ब्रिटिशों के लिए अभिशाप, भाई ब्रिटिशों के लिए कब ऐसे अभिशाप हो गया, जब उसके हाथ में पावर आ गई, ठीक है, संसाधन पूरा उसी के हाथ में, उसका एकाधिकार प्राप्त है, तो उसके लिए अभिशाप कब से हो जाएगा, अपने मन से यूज करेगा तो उसके लिए तो वरदान होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वरदान। और वहां पे भारतीय स्थानीय लोगों के लिए वरदान, इन लोगों के लिए वरदान नहीं, ये क्या हो जाएगा, अभिशाप, यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे जो चौथा हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा था, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगर ये दे देता, ब्रिटिशों के लिए क्या था, ये वरदान था, वही भारतीयों के लिए क्या था, अभिशाप था, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होता, सही होता, लेकिन इसमें क्या दिया है कि ब्रिटिशों के लिए क्या था, अभिशाप है, वही भारतीयों के लिए क्या था, वरदान। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। जो अगला नंबर क्वेश्चन है, इस आंदोलन के युवा नेता,
इस आंदोलन के युवा नेता ने 1943 में ब्रिटिश सरकार स्थापित की। यानी किसी एक युवा नेता ने, ठीक है, कह सकते हैं कि किसी, यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है, युवा नेता किसके बारे में दिया है, युवा नेता कब की बात कर रहा है, तो 1943 की बात कर रहा है। ब्रिटिश सरकार स्थापित की, क्या स्थापित की, युवा नेता ने क्या स्थापित की 1943 में, क्या स्थापित की, तो ब्रिटिश सरकार क्या स्थापित की, तो ब्रिटिश सरकार इन्होंने स्थापित की, जिसमें सेवा, इसमें कुछ चीजें ऐड हुई, क्या हुई, इसमें कुछ चीजें शामिल थी, यानी कि क्या चीज, कुछ चीजें शामिल थी, शामिल थी। पहला क्या इसमें शामिल था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला शामिल था वो क्या था, सेवा दल। क्या दल शामिल था, सेवा दल। दूसरा इसमें जो शामिल था वो कह सकते हैं कि तूफान दल। कौन सा दल शामिल था, तूफान दल। वही तीसरा जो इसमें शामिल था वो गांव की यूनिट यानी ग्राम इकाइयां शामिल थी। क्या शामिल था इसमें, ग्राम इकाइयां, यानी 3 चीजें इसमें शामिल थी। ठीक, पहला जो एक क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि एक युवा नेता, ठीक है, 1943 में ब्रिटिश सरकार बनता है, ठीक है, युवा ये कह सकते हैं कि युवा नेता जो थे उनका एक ब्रिटिश सरकार बनता है। कब बनता है, 1943 में, जिसमें कुछ चीजें शामिल होती है। पहला क्या होता है कि सेवा दल शामिल होता है, दूसरा क्या होता है, तूफान दल शामिल होता है, वही तीसरा इसमें क्या होती है, ग्राम इकाइयां शामिल होती है। तो किस क्षेत्र में थी, ये क्या था, किस क्षेत्र में थी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, किस क्षेत्र में थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ये पंजाब और सतारा वाला क्षेत्र था उसमें क्या था, ये युवा दल कह सकते हैं, ठीक है, तूफान दल जैसी इकाइयां, ग्राम की इकाइयां इसमें शामिल थी। अब आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर जो क्वेश्चन, संविधान सभा की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे कह सकते हैं जेबी कृपलानी थी। कौन थी, जेबी कृपलानी। जो सब फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थी वो कौन थी, जेबी कृपलानी थी। अब इसमें निम्न नेताओं बलदेव सिंह, जॉन मथाई, श्री राजगोपालचारी, लियाकत अली खान में क्या समानता थी। यानी इन जो हमें बलदेव सिंह, जॉन मथाई, यानी हमसे पूछ रहा है कि बलदेव सिंह, ठीक है, जॉन मथाई, और इसके बाद हमें श्री राजगोपालचारी गोपालचारी और लियाकत अली, इन सभी में क्या समानता थी। तो यानी ये सब तीन सभी क्या थे, ये अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ये क्या थे, अंतरिम सरकार के सदस्य थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपवंश और महावंश कौन सी परंपरा से संबंधित इतिहास ग्रंथ है। दीपवंश जो महावंश थे वो कौन सी परंपरा से संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, 28। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है।